बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा हिंद के वॉर रूम में एक मरतबा फिर हम आपके साथ हाजिर हैं। मई में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और अल्लाह ने उसको जलील और रुस्वा किया, उस वक्त से लेकर नरेंद्र मोदी का जवाल शुरू हो चुका है। यह बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को आरएसएस के चीफ मोहन भगवत की तरफ से वार्निंग दी जा चुकी है कि या तो तुम पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंगी कार्रवाई करके अपनी इज्जत बहाल करो या फिर नरेंद्र मोदी को तब्दील कर दिया जाएगा। यह आप सब जानते हैं कि भारत पर आरएसएस की हुकूमत है। पहले बीजेपी की हुकूमत थी, लेकिन बीजेपी को आरएसएस ने हाईजैक कर लिया। लेकिन यह बात पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं कि खुद आरएसएस को भी एक गैंग ने हाईजैक किया हुआ है और वो गैंग इस वक्त पूरे आरएसएस को भी कंट्रोल कर रहा है और उसके जरिए भारत की पूरी एस्टैब्लिशमेंट, पूरी रियासत, उसकी मुसल्लह अफवाज, सुप्रीम कोर्ट और तमाम रियासती इदारों को जो गैंग कंट्रोल कर रहा है आरएसएस के अंदर। आज हम उसी गैंग की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं द गैंग ऑफ गुजरात की। आरएसएस बजाते खुद एक दहशतगर्द, एक फैशिस्ट, एक नाजी तंजीम है, लेकिन इस तंजीम के अंदर भी एक छोटा सा गैंग है कि जो इस पूरी तंजीम को हाईजैक करके भारत की पूरी रियासत को कंट्रोल कर रहा है। और अगर आप इस गैंग ऑफ गुजरात को समझ जाएं, इसके इरादों को, इसके मकासद को, इसकी प्लानिंग को, इसकी स्ट्रेटेजी को जान जाएं, तो फिर आप बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वक्तों में भारत की रियासत क्या करेगी। जैसे हमने आपको बताया कि भारत इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह से जलील हो रहा है। नरेंद्र मोदी का जो ख्याल था कि अपने इख्तिदार के आखिरी दौर में वो भारत को अरूज पर ले जाएगा, वो ख्वाब तबाह बर्बाद होकर रह गया। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के हाथों वो जिस तरह जलील हुए और जिस तरह पाकिस्तान ने पूरे साउथ एशिया में इंडिया को रिप्लेस किया है। इंडिया अपने आप को एक एशियन टाइगर और साउथ एशिया का पुलिसमैन बना के प्रेजेंट कर रहा था मगरबी दुनिया के सामने, लेकिन जब से उसको पाकिस्तान से मार पड़ी, आपने देखा है कि दुनिया की जियोपॉलिटिकल पोल शिफ्ट हो गए। पूरी दुनिया अब पाकिस्तान की रिस्पेक्ट कर रही है, पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है और नरेंद्र मोदी अपने तमाम पुराने इत्तेहादियों के हाथों भी बुरी तरह से जलील हो रहा है। किस तरीके से अमेरिका उसको जलील कर रहा है वो आपके सामने है। जिस तरह उस पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उस पर पाबंदियां लग रही हैं। हो सकता है नरेंद्र मोदी पर भारत पर दाखिले की पाबंदी लग जाए, जो गुजरात वायलेंस, गुजरात राइट्स की वजह से उस पर लगी थी, बुचर ऑफ गुजरात पर जो पाबंदी लगाई गई थी। तो भारत इस वक्त नरेंद्र मोदी की क़यादत में बहुत बुरी तरह से जलील हो रहा है और वो जो आरएसएस का ख्वाब था कि हमने अखंड भारत बनाना है और पाकिस्तान को कमजोर करना है, वो उनकी आंखों के सामने चिकनाचूर और तबाह बर्बाद होते हुए इनको नजर आ रहा है। और जाहिर है कि मोहन भगवत और आरएसएस इसमें बहुत भड़के हुए हैं। वैसे तो इंडिया में इलेक्शन जो होने, जो जनरल इलेक्शन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, उनकी पूरी जो नेशनल असेंबली पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं वो अब 2029 में होंगे। उसमें तो अभी 3-4 साल बाकी है। लेकिन मोहन भगवत ने नरेंद्र मोदी को वार्निंग दे दी है कि अगर तुमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की तो मैं तुमको रिप्लेस कर दूंगा। वैसे भी नरेंद्र मोदी 75 साल का हो गया है और एग्जैक्टली यही बात मोहन भगवत ने कही कि जब तुम 75 साल के हो जाओ तो फिर जगह छोड़ दो दूसरों के लिए कि जो आके इस काम को कर सके। मगर सवाल यह है कि जैसे हमने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कौन करेगा और आने वाले इंडिया की पॉलिसीज कौन बनाएगा। इसीलिए हम गैंग ऑफ गुजरात की बात करते हैं। पहले हम आपको यह बताएं कि इस गैंग में शामिल कौन कौन से लोग हैं। इस वक्त जो पूरी इंडियन गवर्नमेंट को और आरएसएस को चलाने वाला ग्रुप है, उसके सारे स्ट्रेटेजिस्ट और पॉलिसी मेकर्स और थिंकर्स और उसके थिंक टैंक्स और उसके माइंड्स और उसके कंट्रोलर्स, वो सब गुजरात के। यानी मैं आपको सिर्फ कुछ नाम पढ़कर सुनाता हूं और बताता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि 1.5 अरब की आबादी वाले इंडिया को किस तरह ये गुजरात के 10-12 लोग जो हैं, ये जो गैंग ऑफ गुजरात है, ये कंट्रोल कर रहा है। मोहन भगवत ये बताते खुद गुजरात का है और इंडिया का असल हुक्मरान मोहन भगवत है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह और ये सारे जितने भी हैं उसके आगे हाथ बांधकर खड़े होते हैं, उसके गुलाम और मुलाजिम हैं। उसके एक इशारे से ये हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं, वजीर आजम बदल जाते हैं, चीफ मिनिस्टर तब्दील हो जाते हैं। पूरे सारी जो पॉलिसीज है इंडिया की इस वक्त वो इंडियन स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट नहीं बना रही, मोहन भगवत जो आरएसएस का चीफ है वो बना रहा है। मोहन भगवत के साथ दूसरा गुजराती कौन है मशहूर? नरेंद्र मोदी। और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया ही इसीलिए गया था कि वो जब गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो उसने गुजरात में वो वायलेंस, वो राइट्स, वो फसाद करवाए थे, हजारों मुसलमानों को जिंदा जलाया था, हजारों मुसलमान औरतों की बेहुरमती की थी और इसके इनाम के तौर पर इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। इसके साथ दूसरा गुजराती कौन है जो गैंग ऑफ गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है? अमित शाह, इनका जो इंटीरियर मिनिस्टर है। अमित शाह बजाते खुद अब नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करने का कैंडिडेट है। वो एक लाइन में लगा हुआ है कि किस तरीके से ये नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कर सके। इसके बाद कौन सा शख्स और है कि जो नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कर सकता था मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो एयर इंडिया के क्रैश में मारा गया। विजय रूपानी इनका एक आरएसएस का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था। पूरे इंडिया के पॉलिसी मेकिंग और थिंक टैंक्स में उसका किरदार था।
आरएसएस का ब्रेन समझा जाता था, एयर इंडिया के क्रैश में मारा गया वो। तो बहुत लोगों का ख्याल है कि शायद एयर इंडिया का क्रैश जानबूझ के करवाया गया था इसको मारने के लिए, क्योंकि अमित शाह अपना रास्ता बनाना चाहता था। बहरहाल ये भी इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है, मगर जिस तरह कहा कि अब तक की जितनी पॉलिसीज बन रही थी उसके अंदर ये विजय रूपानी भी शामिल था, कि जो कि अगेन गुजरात का था। इसके अलावा और कौन गुजराती है? एक नितिन पटेल है जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात था और बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉग है ये आरएसएस के अंदर, ये भी गुजरात का है। फिर भूपेंद्र पटेल है, ये करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात है, जिस तरह पहले मोदी था अब ये करंट चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल है। और ये भी नई जनरेशन ऑफ लीडरशिप है, जिसको हालांकि बड़ी उम्र का है लेकिन फिर भी इसको तैयार किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी से कम है, 50-60 साल की उम्र में इसको तैयार किया जा रहा है कि आने वाले वक्तों में ये आरएसएस की लीडरशिप संभालेगा। जो आरएसएस का क्रिएटर था, जिस शख्स ने आरएसएस बनाई थी, यानी किश्वर बलीराम हेजवार, ये भी गुजरात का था। यानी ये सारी आरएसएस की फाशिस्ट की नाजी आइडियोलॉजी गुजरात से जिस शख्स ने शुरू की थी आज से तकरीबन 100 साल पहले, उसका ताल्लुक भी गुजरात से था। उसके अलावा रमेश भाई ओझा, वेल नोन ऑरेटर एंड प्रीचर, ही हैज बीन इन्फ्लुएंशियल इन स्प्रेडिंग द आरएसएस आइडियोलॉजी। रमेश भाई ओझा ये भी आजकल भी आरएसएस की मजलिस जो शूरा, जो उनकी एलीट काउंसिल है, उसका मेंबर है और पॉलिसी मेकिंग में मोहन भगवत के साथ एडवाइजरी रोल में है, ये भी गुजरात का है। फिर गुलाब चंद कटारिया, ये भी प्रोमिनेंट आरएसएस का है, वो सर पे लाल रंग की पगड़ी पहने रहता है, ये भी गुजरात का है। और इंटरेस्टिंगली सिर्फ ये पॉलिटिकल एलीट नहीं, जो इस वक्त इंडिया पर हुक्मरानी कर रही है, इकोनॉमिक और बिजनेस एलीट, वो भी गुजरात के। और बहुत कम पाकिस्तानी जानते हैं कि ये अंबानी और अडानी जो 2 बिलियनर्स हैं, जो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, और खासतौर पर अडानी जो है ये तो मोदी का बिजनेस पार्टनर भी है, और पूरी इंडियन गवर्नमेंट की, इंडिया रियासत की पॉलिसीज तब्दील कर दी जाती हैं सिर्फ इन ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि ये अरबों डॉलर फंडिंग करते हैं आरएसएस को और मोदी को और आरएसएस की लीडरशिप को। ये अंबानी और अडानी ये भी गुजरात के हैं। तो आप सोचिए किस तरीके से पूरी भारतीय रियासत की पॉलिसीज, चाहे वो आरएसएस की हो या उनकी जो बिजनेस एलीट है, ये गैंग्स ऑफ गुजरात कंट्रोल कर रहे हैं। और यही गैंग डिसाइड करते हैं कि इंडिया किस तरफ जाएगा, क्या उसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री पॉलिसीज होंगी, क्या सोशल पॉलिसीज होंगी। यहां पर एक सवाल आता है कि अगर ये गैंग ऑफ गुजरात फैसला करेगा कि मोदी के बाद किसने हुक्मरान बनना है, तो फिर आदित्यनाथ योगी कहां खड़ा हुआ है? योगी उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, वो गुजरात का नहीं है, लेकिन वो बहुत करीब है मोहन भगवत के, और वो बहुत करीब होने की कोशिश भी कर रहा है कि किसी तरह वो मोहन भगवत के करीब हो जाए। रीजन, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। इसके मुकाबले पे अमित शाह है, वो कंपीट कर रहा है। अमित शाह को 2 एडवांटेज हैं जो योगी के पास नहीं है। पहला एडवांटेज गुजरात का है कि अमित शाह बजाते खुद गुजरात का है और मोहन भगवत के बहुत नजदीक है, इसलिए मोहन भगवत की ख्वाहिश है कि गुजराती को ही चीफ प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, जैसे मोदी को उसने बनाया था। और दूसरा, अमित शाह का ग्लोबल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, मोदी के साथ साथ ये पूरी दुनिया में घुमा है, पूरी दुनिया के मुल्कों के साथ इसने मुलाकातें की हैं, इसका डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल पर है, दुनिया इसको जानती है। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए कि भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। योगी के पास ये दोनों एडवांटेज नहीं है। एक तो ये कि योगी एक प्रोविंशियल पॉलिटिक्स करता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर उसका नहीं है, वो पूरी दुनिया में घूमता नहीं है भारत की नुमाइंदगी करने के लिए, वो एक चीफ मिनिस्टर है एक प्रोविंस का। और दूसरा, वो एक पंडित है, आपने देखा हर वक्त ऑरेंज कपड़े पहना रहता है, वो बेसिकली उनका एक तरह से समझे कि इंतहा पसंद मुल्ला है, इंतहा पसंद दहशतगर्द है उनका, इंतहा पसंद फाशिस्ट एक उनका मजहबी एक लीडर है, पंडित है। अब ये 2 कमजोरियां हैं योगी की, एक तो इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है और दूसरा वो एक पंडित है। अब ये आरएसएस के अंदर एक बहस चल रही है कि क्या हम एक पंडित को जो पूरे भारत की नुमाइंदगी करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उसको प्रोजेक्ट करें, वो शख्स जिसका दुनिया में कोई ताल्लुकात और एक्सपोजर नहीं है। तो ये डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो योगी के खिलाफ जा रहे हैं। तो योगी इसको कंपनसेट किस तरह कर रहा है, योगी अपनी जगह किस तरह बनाने की कोशिश कर रहा है, वही करके कि जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सन 2000 में किया था, यानी मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम और शिद्दत और दहशतगर्दी और मुसलमानों को बुरी तरह से कुचलकर वो अपने क्रेडेंशियल बना रहा है कि जी मैं इस काबिल हूं कि आप मुझे ये ड्यूटी दें ताकि मैं मुसलमानों और पाकिस्तान को कुचलने का काम करूं। इसीलिए आप देखेंगे कि जिस किस्म की फैशिस्ट और जालिमाना पॉलिसीज उत्तर प्रदेश में योगी कर रहा है, वो पूरे इंडिया की किसी स्टेट में नहीं हो रही उस तरह योगी कर रहा है। ये योगी इसलिए कर रहा है कि वो अपने आप को कैंडिडेट बनाना चाहता है अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए, मोहन भगवत के आगे जो गैंग ऑफ गुजरात का लीडर है, उसको ये बताने के लिए कि अगर आप मुझ पर एतबार करते हैं तो मैं मुसलमानों को क्रश करने में, तबाह करने में और पाकिस्तान पर हमला करके अखंड भारत बनाने में अपना किरदार अदा करूंगा। देखें मैं किस कदर खबीस बुचर ऑफ उत्तर प्रदेश हूं कि जिस तरह आपने मोदी को चांस दिया था वैसे अब आप मुझे चांस देके देखें। ये एक इंटरनल लड़ाई हो रही है इनके अंदर। अब सवाल ये है कि क्या पूरी भारत की रियासत वाकई आरएसएस के हाथों हाईजैक हो चुकी है?
यह बात पाकिस्तानियों के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी लॉबी है जो ये ट्रस्ट करती है कि जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला करेगी, जो गलत फैसले आरएसएस जो बीजेपी की हुकूमतें कर रही हैं उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक काउंटर बैलेंस का काम अदा करेगी, या जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोई रोल अदा करेंगी, या मीडिया कोई रोल अदा करेगा। अभी मैं आपको 2 मिसालें देता हूं सिर्फ। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने अभी 2-4 रोज पहले एक बयान दिया, 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद, कि जी भारत ने भी पाकिस्तान के इतने तैयारे मारकर गिराए और इतना नुकसान किया और ये किया और वो किया। पूरी दुनिया में भारत ने सिर्फ अपना मजाक बनवा लिया। पूरी दुनिया में आप देखें किसी ने भी उस बात को दोहराया तक नहीं, रिपीट भी नहीं किया। इंडियन एयरफोर्स चीफ इतना संजीदा, इतना सीनियर, इतना बड़ा आदमी, किस तरीके से उसने कैरियर के आखिर में अपने आप को दुनिया के सामने जलील करवाया, सिर्फ आरएसएस के कहने पे, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर आरएसएस के कंट्रोल में है। अगर ये जरा सा भी इनकार करता है, इसको ओहदे से हटाकर किसी दूसरे शख्स को ले आते, तो उस एयर चीफ ने आखिरी उम्र में जलील होना पसंद किया ओहदे पर बैठने के लिए, बनिस्बत इस बात के कि वो मोहन भगवत को इनकार करें। इमेजिन करें, ये तो इनकी आर्म फोर्सेस का लेवल है। तमाम आर्मी, नेवी, एयर चीफ और सीडीएस और जो भी इनकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, तमाम की तमाम या तो आरएसएस के हैं या आरएसएस के इतने कंट्रोल में है कि वो रिफ्यूज नहीं कर सकते, नो नहीं कर सकते आरएसएस की लीडरशिप को। अब आए जुडिशरी की जानिब। अक्टूबर में बिहार में, इंडियन जो स्टेट बिहार है, वहां इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब जाहिर है कि इलेक्शंस के लिए आपको नेशनल आईडी कार्ड की जरूरत होती है। इसको हम पाकिस्तान में कौमी शनाख्ती कार्ड कहते हैं, इंडिया में इसको आधार कार्ड कहते हैं। पूरे इंडिया में आप कोई भी काम करना चाहें, जैसे पाकिस्तान में है, आपको शनाख्ती कार्ड की जरूरत होती है। चाहे आपने वोट डालना है, या आपने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, या आपने अपना कोई बिल जमा कराने हैं, या आपने घर की रजिस्ट्री करानी है, या आपने दुनिया का कोई भी काम करना है, आपने ट्रैवल करना है, एयर टिकट लेना है, आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, जो आधार कार्ड है इनका, जो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है, जो ये बताता है कि आप इस मुल्क के शहरी हैं। जैसे पाकिस्तान में है, आप इलेक्शन पे वोट देने के लिए जाते हैं तो वो आपसे सिर्फ आपका शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, आपके घर के कागज नहीं मांगते, आपसे पासपोर्ट नहीं मांगते, आपसे आपकी गन लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा जाता, आपसे सिर्फ शनाख्ती कार्ड मांगते हैं जो प्रूफ है इस बात का कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं। इंडिया में भी ऐसे ही होता है। जो बिहार का सूबा है, वहां पर आरएसएस और बीजेपी ने यह देख लिया था कि ये बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। अब इलेक्शन रिगिंग करनी है इन्होंने। रिगिंग कैसे करें? इसके लिए रियासती इदारे इस्तेमाल करने, सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करना है। अब वो कैसे करेंगे? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप एक कानून पास कर दें, हुक्म जारी कर दें कि जो आधार कार्ड है, जो इंडिया का शनाख्ती कार्ड है, वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के लिए काफी नहीं है। यानी जस्ट इमेजिन, आप ये सोचें कि पाकिस्तान में इलेक्शन से 2 दिन पहले या 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म जारी कर दे कि आप शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर वोट नहीं डाल सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने लाखों लोगों को इलेक्शन कमीशन की मर्जी पे छोड़ दिया है कि जहां वो जो लोग बैठे हुए हैं उनकी मर्जी है कि जो शख्स वोट डालने आता है किसी को डालने दें, किसी को ना डालने दें, कोई बहाना कर दें कि जी आप तो इंडिया के शहरी ही नहीं है, क्योंकि आपका आधार कार्ड, जो आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है ही नहीं। मतलब नाकाबिले यकीन किस्म का हुक्म जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पास किया है इंडिया में, क्योंकि लाखों लोग वहां पर ऐसे हैं, बल्कि करोड़ों लोग ऐसे चले जाते हैं कि जो मोदी के खिलाफ वोट डालने जा रहे थे, जो आरएसएस के खिलाफ थे, मोदी के खिलाफ थे, और इन सबको वोटिंग से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कानून दे दिया, यह हुक्म जारी कर दिया, यह ऑर्डर पास कर दिया। कैन यू इमेजिन? पहली मिसाल मैंने आपको एयर चीफ की दी थी, किस तरीके से उसने अपने आप को दुनिया के सामने जलील करवाया, बिल्कुल बोगस, फ्रॉड, बकवास करके, खुराफात करके। 2 महीने के बाद उनको पता लगा कि उन्होंने पाकिस्तान के इतने जहाज गिराए थे। अपनी लोकल ऑडियंस के लिए था, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए तो था ही नहीं। दुनिया ने तो किसी ने माने नहीं, ना मान सकते थे। और दूसरी जाने सुप्रीम कोर्ट का हाल आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मोहन भगवत को राजी करने के लिए, आरएसएस को राजी करने के लिए ऐसा फहश और एक ऐसा फाशिस्ट हुक्म जारी कर दिया जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं ना मिले, खुद इंडिया में इसकी मिसाल कभी ना मिले, कि आप शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर वोट नहीं डाल सकते। पिछले दिनों आप कल परसों आपने देखा है कि उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका को भी गिरफ्तार किया। वो पूरी ताकत के साथ, इस वक्त इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई कानून नहीं है, इनको किसी किस्म के किसी कानून की जरूरत नहीं है अपना काम करवाने के लिए। ये कानून को बेंड भी कर सकते हैं, कानून को तोड़ भी सकते हैं, कानून को बाईपास भी कर सकते हैं। सारी रियासत और उसके इदारे और उसके हेड इनकी जेब में रखे हुए हैं। और इसीलिए गो के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश का, वो उनकी मरकजी नेशनल असेंबली का मेंबर भी नहीं है, लेकिन मोदी को रिजाइन करवा कर, अब मोदी को अगर हटाना है तो सिर्फ मोदी को कहना है, इसने हुक्म देना है मोहन भगवत ने तुम रिजाइन कर दो, वो रिजाइन कर देगा। रिजाइन कर देगा तो उसके बाद एक नया, उसकी जगह पे एक शख्स चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। राजनाथ सिंह तो बहरहाल नेशनल असेंबली का उनकी मेंबर है, योगी नहीं है, लेकिन योगी को वहां लेकर आने में एक हुक्म इसी तरह का कोई पास हो जाएगा कि चीफ मिनिस्टर जो है वो जब चाहे
एक फेक इलेक्शन के जरिए या बगैर उसके वो अपनी नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता है और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। मतलब समझ लें कि इंडिया में इस वक्त कोई कानून नहीं है। आरएसएस की टोटल बदमाशी है, फैशिज्म है, गैंगस्टरिज्म है। एक गैंगस्टर है मोहन भगवत और उसके साथ एक गैंग है, उसका गैंग ऑफ गुजरात, जो पूरे इंडिया को चला रहा है। उसकी फाइनेंशियल बैकिंग अडानी और अंबानी कर रहे हैं, जो मल्टी बिलियनियर्स हैं डॉलर्स में। और तमाम रियासती इदारे इनकी दहशत और खौफ से या नजरियाती तौर पर इनके साथ वाबस्ता हैं। सो इंडियन स्टेट टोटली हाईजैक हो चुकी है, ना सिर्फ पहले बीजेपी से, फिर आरएसएस से और उसके बाद गैंग ऑफ गुजरात से। तो पाकिस्तान को भी जब टारगेट करना है, आइडेंटिफाई करना है अपने थ्रेट्स को कि भारत के अंदर जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें सबसे बड़ी तो आरएसएस है। मगर आरएसएस को भी चलाने वाला जो गैंग है असल में वो नागपुर में नहीं बैठा हुआ। गो कि आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में, उनका एक हेडक्वार्टर दिल्ली में, लेकिन एक्चुअल आरएसएस को चलाने वाला जो गैंग है, ये 4-5-6 लोग जिनके मैंने नाम आपको बताया, द गैंग ऑफ गुजरात, ये असल में आलमी दहशतगर्द हैं। नरेंद्र मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा गया था ना, पूरी दुनिया में पाबंदी लग गई थी। खुद अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये जेनोसाइडल रास्कल है, बुचर ऑफ गुजरात है। सिर्फ मोदी नहीं है, ये पूरी आरएसएस है, ये पूरा गैंग ऑफ गुजरात है। पाकिस्तान को भी आरएसएस पर मुकम्मल पाबंदी लगा देने की जरूरत है। हमको उसी तरह उसको एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करना। हम इंतजार करते हैं कि अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, अमेरिका ने बीएलए को और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द कह दिया। पाकिस्तान ने आरएसएस को अभी तक एक दहशतगर्द तंजीम क्यों नहीं डिक्लेयर किया? ये क्यों नहीं डिक्लेयर किया कि एनीबॉडी रिलेटेड टू, एनीबॉडी कनेक्टेड टू आरएसएस विल बी कंसीडर्ड अ टेररिस्ट? वो एक दहशतगर्द तस्वुर होगा और उसको एलिमिनेट करना पाकिस्तान की पूरी रियासत को हक है कि वो आरएसएस को एलिमिनेट करे। तो इसमें आप मोहन भगवत को एलिमिनेट, जाहिर है ये हुकूमत के फर्क तो नहीं है, तो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस। आरएसएस इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। एक प्राइवेट एनजीओ है, एक प्राइवेट मिलिटेंट ग्रुप है, एक प्राइवेट मिलिशिया है जिसने पूरी एटमी भारतीय रियासत को हाईजैक कर लिया है। तमाम रियासती इदारों को थ्रेट और ब्लैकमेल के जरिए इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। आरएसएस को अगर आपने समझना है तो वो इंडिया की टीटीपी है। ये इंडिया की टीटीपी है जिन्होंने पूरे इंडिया की रियासत पर कब्जा कर लिया है और अब ये पॉलिसीज बना रहे हैं उस एटमी इंडिया की। ये पागल के बच्चे, इनका कोई जहन नहीं है, या ये रैशनल एनिमी नहीं है ये कि आप लॉजिक और आप एनालिसिस करके इनको प्रिडिक्ट कर सके। ये अनप्रिडिक्टेबल रास्कल्स हैं। ये हर वो काम करेंगे जो इनके अखंड भारत को बनाने के लिए इनको चाहिए होगा, चाहे इसके लिए कितने फॉल्स फ्लैग करने पड़े, अपने लोगों को मरवाना पड़े, लाखों करोड़ों इंसानों का कत्लेआम करना पड़े, दलितों, शूद्रों, लोअर क्लास, मुसलमान, ईसाई, इनको लाखों की तादाद में मारना पड़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अखंड भारत बनाना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप नेतन्याहू इस खंजीर को देखते हैं कि जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है, पूरी दुनिया उसको गालियां दे रही है, लेकिन नेतन्याहू को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नजरियाती तौर पर इतना मुतशद्दिद है, नजरियाती तौर पर वो अपने अकीदे पर इतना कायम है कि मैंने तमाम मुसलमानों को खत्म करके मस्जिद अक्सा गिरानी है और टेंपल ऑफ सोलोमन बनाना है और मैंने ग्रेटर इसराइल बनाना है और मैंने दुनिया पर यहां से हुकूमत करनी है। इसके लिए वो पूरी दुनिया की गालियों, मलामत, रुसवाई, बेइज्जती, अपनी तबाही, अपने लोगों को हलाकत, किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा। लिहाजा पाकिस्तान में जब लोग प्लान करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि नहीं इंडिया की इकोनॉमी इतनी है तो इंडिया को इतने नुकसान हुए तो इंडिया को 2-3 साल लगेगा अभी अपने आप को रीसेटल करने में, ये सारे फेटल गलती कर रहे होते हैं बिकॉज यू कैन नॉट प्रिडिक्ट अ मैड मैन। आप एक साइकोपैथ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप सीरियल किलर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या करने जा रहा है। ये जो गैंग ऑफ गुजरात है ये सीरियल किलर्स है, ये साइकोपैथ्स हैं, ये पागल है जिन्होंने खुद आरएसएस को भी हाईजैक किया है, बताते खुद एक दहशतगर्द तंजीम थी और उस आरएसएस के जरिए पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को हाईजैक किया और उसके जरिए पूरी भारतीय रियासत को हाईजैक कर लिया। तो आप पागलों से डील कर रहे हैं। इसीलिए अब नरेंद्र मोदी के पास बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, उसको वार्निंग मिल चुकी है मोहन भगवत से। तो नरेंद्र मोदी अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी जंगी कार्रवाई करना चाहता है और जैसे कहा कि पूरी भारतीय रियासत इसकी जेब में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोई इसको रिफ्यूज नहीं करेगा, कोई रेजिस्ट नहीं करेगा, कोई मशवरा या एडवाइस नहीं करेगा इसको। ये वो मानिक शॉ वाली बात नहीं है जिसने इंदिरा गांधी को रिफ्यूज कर दिया था कि हम अभी काम नहीं कर सकते, 6 महीने बाद हम मशरकी पाकिस्तान पर हमला करेंगे। प्रेजेंट लीडरशिप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मोहन भगवत को रिफ्यूज कर सके। और जैसे कहा कि पूरी दुनिया में जिस तरह इंडिया की बेइज्जती और रुसवाई हो रही है, वो डिस्परेट है, वो पैनिक मोड में जा चुके हैं, उनको कुछ करना है। और अब की दफा जो इसराइल उनके साथ काम करेगा उस स्टेज से कहीं ज्यादा करेगा जो पहले राउंड में इसराइल ने किया था। पहले राउंड में उन्होंने इसराइल ने सिर्फ ड्रोन्स भेजे थे, अब की दफा इसराइल की पूरी रियासत इनके लिए काम करेगी। इसराइल की जो पूरी ग्लोबल डिप्लोमेटिक जो उसके कनेक्शन और ताल्लुकात हैं, जो ग्लोबल फाइनेंस में इनके ताल्लुकात हैं, जो ग्लोबल मीडिया में इनके ताल्लुकात हैं, जो पूरी इसराइल की इंटेलिजेंस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन और साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं, ये सब कुछ अब डिप्लॉय होंगी भारत की सपोर्ट में इसराइल की जानिब से। लिहाजा इसलिए हम ये बार बार बात करते हैं कि जो सेकंड राउंड हमारा होगा ये बहुत ज्यादा खौफनाक भी होगा और खूनी भी होगा, वसी पैमाने पर फैला हुआ भी होगा। अब की दफा भारतीय अपनी ग्राउंड फोर्सेस भी लाएंगे, अपनी नेवी भी लेकर आएंगे, हमारा सी ब्लॉकेट भी करेंगे, इनके क्रूज मिसाइल्स भी ज्यादा तादाद में हमारे ऊपर आएंगे, ड्रोन्स भी ज्यादा आएंगे और ये हमारी सिविलियन और शहरी आबादी को टारगेट करेंगे।
ये हमारे पावर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करेंगे, हम पर साइबर अटैक करेंगे। पिछली दफा हमने साइबर अटैक किया था इनके ऊपर। इस काम के लिए जिस तरह पिछली दफा चाइनीज ने हमारी फुल सपोर्ट की थी, हमें सैटेलाइट इंफॉर्मेशन में और कम्युनिकेशन में और साइबर वॉरफेयर में, अब ये सब कुछ इसराइल इनको, इंडिया को एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ वसी पैमाने पर सपोर्ट करके हमला करेगा। इसराइल का सर्वाइवल भी इसी में, क्योंकि जब ईरान इसराइल की जंग हुई तो उसमें पाकिस्तान का किरदार कुछ ऐसा था कि हमने इसराइल को बहुत शदीद चोट पहुंचाई। इसराइल में जो असल तबाही मची है अल्लाह के फजल से, उसमें पाकिस्तान का बहुत गहरा किरदार है। कोई वजह है कि ईरान की पार्लियामान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और ईरानी पाकिस्तानियों की शान में तराने बना रहे। हमने कुछ बहुत बड़ा किया था कि जिसने ईरान को भी बचाया और इसराइल को भी तबाह बर्बाद करके रख दिया। इसराइल की जो चीखें निकली हैं, जो अचानक ट्रंप को बीच में डाला इन्होंने सीज फायर करने के लिए, अल्लाह के फजल से इसमें पाकिस्तानी तलवारों का बहुत बड़ा किरदार था। अब जाहिर है खुल के ना पाकिस्तान बताएगा ना इसराइल तस्लीम करेगा। तस्लीम कर ले तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा, जवाब वो हमें दे नहीं सकता। लिहाजा वो जिल्लत और रसवाई को खामोशी से घूंट पी के बैठ गया कि वो इंडिया के जरिए हमसे बदला लेगा। बदला तो वो लेगा, बदला तो वो ले रहा है। पहले ही खबरें आ चुकी हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जहन्नुम के कुत्तों को पूरी तरह इसराइल सपोर्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी से भी, सैटेलाइट लिंक्स के साथ भी, सैटेलाइट फोन्स के साथ भी, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी और व्हाटएवर। तो इसराइल के साथ तो हमारी खुली जंग है और इसराइल की भी स्ट्रेटेजी यही है कि वो भारत को इस्तेमाल करे पाकिस्तान के खिलाफ। वो जो कहते हैं हम कि इसराइल विल फाइट पाकिस्तान टू द लास्ट इंडियन, आखिरी भारतीय फौजी तक इसराइल हमसे जंग करेगा। जब तक इसराइली आखिरी भारतीय फौजी मर नहीं जाता, इसराइल लगाता रहेगा इनको हमारे खिलाफ। ये आरएसएस का ऑब्जेक्टिव भी है, ये मोदी का ऑब्जेक्टिव भी है, ये मोहन भगवत भी यही चाहता है। भारतीय रियासत भी जलील हो रही है। ये सारे फैक्टर्स कन्वर्ज कर रहे हैं इस बात पर कि अगले चंद हफ्तों या चंद महीनों में या इससे भी कम अरसे में पाकिस्तान और भारत का एक दूसरा राउंड होगा, एक खौफनाक तसादुम होगा। इसके लिए पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी कौम, हम सबको तैयार होने की जरूरत है। अभी तक हम तैयार नहीं है। मुसल्लह अफवाज किसी हद तक तैयार है, एयरफोर्स तैयार है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जहन्नुम के कुत्ते खवारिज और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फितनतुल हिंद, इनको मोदी ने खोल दिया है पाकिस्तान के खिलाफ कि हमारी पुष्ट बिल्कुल गैर महफूज हो जाए। हमारी सियासी जमातों में, चाहे वो फजलुर रहमान हो, चाहे पीटीएम हो, चाहे पीटीआई हो, सबसे बढ़कर तो पीटीआई जो पूरी इस वक्त भारतीय इंटेलिजेंस का काम कर रही है, इमरान और उसका गैंग जो है, इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तबाही फैलाई हुई है सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन वॉर में, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी पर हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के शोहदा की बेइज्जती कर रहे हैं, इनके होते हुए हमें भारत की जरूरत नहीं है। इतने बड़े गद्दार हमारी सफों के बीच में बैठे हुए हैं। इसीलिए मुझे खतरा इसी बात का है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान अभी तक तैयारी नहीं कर रही सेकंड राउंड की। हमने अपनी कौम को नेशनल कैडेट कोर, जाबाज फोर्स, मेडिकल फर्स्ट एड, हमने फूड सप्लाईज को स्टॉक करना, फ्यूल सप्लाईज को स्टॉक करना, इस किस्म का कोई काम रियासत नहीं कर रही। आपको याद होगा ईरान और इसराइल जंग बिल्कुल पीक पे पहुंची हुई थी। जब दरियाई समुद्री रास्ते बंद होने वाले थे, उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया था कि अच्छा हम पेट्रोल मंगवा के कुछ स्टॉक कर लेते हैं। इस वक्त किया उन्होंने कि जब समुद्री रास्ते बिल्कुल बंद होने वाले थे। पहले क्यों नहीं किया? अभी भी नहीं किया हुआ। हम कितने सालों से कह रहे थे कि आप ईरान के साथ एक सप्लाई लाइन खोलें। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन भी हमारी आनी थी, अमेरिका के दबाव पर आपने रोकी हुई थी। हमने कहा था ईरान के साथ पेट्रोल की सप्लाई लाइन खोलें, अगर पाइपलाइन नहीं बिछाते तो टैंकरों के जरिए करें, टैंकरों से नहीं करते तो स्मगलिंग खोल के करें, क्योंकि हमारे समुद्री रास्ते बंद हो जाएंगे, आपको फ्यूल नहीं मिलेगा समुद्र के रास्ते। लोग मजाक उड़ाते थे हमारा कि जी आप ऐसे कहते हैं कि स्मगलिंग करो और स्मगलिंग करेंगे तो सारी फौज खा जाएगी, तो एफसी खा जाएगी। पागल बेगैरत लोग, ना स्ट्रेटजी समझते, ना जियो पॉलिटिक्स समझते, ना दुश्मन की प्लानिंग समझते, ना उनको ये मालूम है कि आने वाली जंगों में दुश्मन किस तरफ से हमले करेगा। सिर्फ कमीनापन है, फौज पे भौंकना, बकवास करनी है। लिहाजा हमारे एनालिसिस तो तज्जिया और हमारी रिकमेंडेशन का मजाक उड़ाते कि जी आप तो कह रहे हैं कि ईरान के साथ स्मगलिंग करते रहो। वही स्मगलिंग आपकी जान बचाएगी। स्मगलिंग इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप इतनी जरूरत नहीं है कि आप खुल के ईरान से डील कर सके, तो अगर जरूरत है तो खुल के अमेरिका से कहें दफा तुम यहां से, हमारी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, हम 1000 टैंकर रोज मंगवाएंगे। अरे हमें ऑफिशियली ईरान के साथ डील करके 1000-2000 टैंकर रोज मंगवाना चाहिए। लेकिन ये जो मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज हैं फिर ये शोर मचाती हैं। इन मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज का कमीशन है पॉलिटिशियंस के साथ। पाकिस्तान का मफाद तो किसी को नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो फौज को, आईएसआई को, हमारी हुकूमत को इस वक्त देखनी है। बहुत करीब वक्त है कि आप दोबारा आजमाए जाएंगे और अब की दफा बहुत ज्यादा खौफनाक और वसी पैमाने पर जंग होगी और सिविलियन आबादी पर जंग होगी। हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लिहाजा ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये था कि आप समझ लें कि इस वक्त भारत में कौन सा माइंडसेट काम कर रहा है, कौन लोग हैं जो गैंग ऑफ गुजरात है जो उसकी पॉलिसीज को चला रहे हैं, वो किस किस्म के साइकोपैथ्स हैं कि जिनको आप प्लानिंग में और प्रेडिक्शन में नहीं डाल सकते कि ये वो इस तरह करेंगे तो इस तरह करेंगे। वो अनप्रेडिक्टेबल लोग हैं। वो खुद भी अपने आप को जला लेंगे, अपने मुल्क को आग लगा देंगे, अपने लाखों लोग मरवा देंगे, सिर्फ अपने उस फाशिस्ट और जालिम अकीदे की खातिर कि हमने अखंड भारत बनाना है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, जैसे नेतन्याहू कर रहा है। ग्रेटर इसराइल बनाने के चक्कर में वो इसराइल को डबो देगा इंशाअल्लाह, और डबो रहा है। लेकिन उस पागल को कोई रोकने वाला नहीं है। वो बावला हो गया है, कोई ताकत उसको रोक नहीं पा रही, क्योंकि वो बदमाश हाथी की तरह, एक पागल कुत्ते की तरह हर एक को काटता फिर रहा है। पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। हर जगह इसराइलियों को गालियां पड़ रही हैं, पूरी दुनिया में जलील हो चुके हैं, लेकिन ये जंग नहीं रोक रहा। मोदी और मोहन भगवत और योगी आदित्यनाथ इसी जहनियत के लोग हैं। ये पाकिस्तान में दाखिल होंगे, आप पे रहम नहीं करेंगे। वही करेंगे आपके साथ जो नेतन्याहू जो है गजा में कर रहा है।
तो अपनी फौज को गालियां मत दो, अपनी फौज को जलील और रुसवा मत करो। रोज हमारे दर्जनों के हिसाब से अफसर जवान शहीद और जख्मी हो रहे हैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। और कोई अगर पाकिस्तान के अंदर पाक फौज को गालियां देता है, पाक फौज के अफसरों जवानों की शहादतों पर मजाक उड़ाता है, वल्लाह मैं रियासत से कहूंगा कि ऐसे गद्दारों को पकड़कर कत्ल कर दे। ये जहन्नुम के कुत्तों से ज्यादा खतरनाक हैं जो कौम के अंदर मायूसी फैलाते हैं, कौम और फौज के दरमियान तफरका और इख्तलाफ पैदा करते हैं और मुशरिकों और हिंदुओं के लिए रास्ता साफ करते हैं। ये खतरनाक गद्दार है, इनको माफ नहीं करना होता। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन जिस किस्म की हरकतें ये पाकिस्तानी कौम और इसके हुक्मरान और इसके दानिश्वर और इसके उलमा कर रहे हैं, तौबा इस्तग़फ़ार, मुझे खतरा है कि ये गैंग ऑफ गुजरात जो है ये बहुत बुरी तरह से हमारे लोगों को कत्ल करेगा। इसी तरह हमारे ऊपर आएगा जैसे हलाकू खान बेवकूफ़ और गाफिल मुसलमानों पर आया था। तो अपने आप को तैयार करें और मोहतात रहें। हुकूमत पाकिस्तान को और फौज को हमारी नसीहतों को बहुत गौर से सुनना चाहिए, वरना जितना नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। हमने आपको वक्त पर नसीहत और अजान पहुंचा दी थी।